एफआईआर पर मचे हुए घमासान के बीच बंगाल से बड़ी खबर आई है। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल संदेशखाली केस के मुख्य गवाह भोलानाथ घोष की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में मुख्य गवाह भोलानाथ घोष घायल हो गए, जबकि उनके बेटे सत्यजीत घोष और ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब भोलानाथ घोष अपने बेटे सत्यजीत और ड्राइवर शहनूर मोल्ला के साथ अदालत में गवाही देने के लिए जा रहे थे। तभी बसंती हाईवे के बायरमाली इलाके में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने भोलानाथ की गाड़ी को टक्कर मार दी। इससे गाड़ी सड़क के किनारे नहर में जा गिरी। भोलानाथ घोष अस्पताल में भर्ती हैं, वो खतरे से बाहर हैं। भोलानाथ घोष बहुत डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हादसे पर शक तो है, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के वो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते। বয়ারমারি পার হয়েছি, যেখানে আমার ঘটনা ঘটেছে। ওই লরিটা সরবরিয়ার দিকে যাচ্ছিল, আমরা বাংলাদেশের দিকে আসছিলাম। একদম ডাইরেক্ট এসে আমার গাড়ি গ্যাপেছে। তারপর আমার গাড়ি জলে চলে গেল। অচৈতন্য অবস্থায় আমার লোকজন বার করেছে। এখন এই কথা বলতে পারছি, অনুভব করছি, কিন্তু এটা প্রশাসন সেটা ভালো এখন না জেনে কি করে দুম করে কাউকে বলবো, সেটা খারাপ দেখায়। বয়সের সমঞ্জস্য কাউকে মিথ্যা অপবাদ না দেওয়াই ভালো। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले संदेशखाली फिर से सुर्खियों में है। ये वही जगह है जहां महिलाओं ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर रेप और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था। अब इस केस के मुख्य गवाह की कार को टक्कर मारी गई है। भोलानाथ घोष डरे हुए हैं, लेकिन उनके परिजन साफ शाहजहां शेख पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हादसे की टाइमिंग और टारगेट ने पूरे मामले के शक को गहरा कर दिया है। स्थानीय लोग और परिजन इसे महज सड़क हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है। বসিরহাট কোর্টে যাচ্ছিল, বসিরহাট কোর্টে যাচ্ছিল, ইচ্ছা করে মেরে দিয়েছে। শাহজাহান শেখ জেলে বসে পরিকল্পনা করছে এর কি কোনোদিন বিচার হবে না? সারা জীবন নির্ভয় মায়ের কোলে শুধু খালি হবে। বিচার চাই, আর কিচ্ছু চাই না কোর্টের আদালতের কাছে, যে কবে বিচার পাবো এই আশায় আছি। आखिर शाहजहां शेख कौन है, ये भी आपको याद दिला देते हैं। ये वो दबंग और टीएमसी नेता है जिस पर महिलाओं से रेप कांड और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप है। संदेशखाली इलाके में शाहजहां शेख का टेरर है। उसके गुर्गों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि पिछले साल राशन घोटाले में रेड मारने गई ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। लगातार छापे के बावजूद वो 55 दिन तक फरार रहा। आखिरकार 29 फरवरी 2024 को उसकी गिरफ्तारी हुई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये शाहजहां शेख की साजिश है। ममता बनर्जी की सरकार अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। जेल में बैठकर शाहजहां शेख गवाहों को धमका रहा है। कराया, ये सीधा है, मेन विटनेस है जो कराया शाहजहां। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एजेंसी, प्लीज गो टू द हायर कोर्ट एंड ट्रांसफर दिस केस from West Bengal to another state, shifted Shahjahan to another jail outside West Bengal. नहीं तो सब विटनेस को हालत एक कर देगा, खत्म कर देगा। Even IO is not safe, I think. ये जो ममता बनर्जी और उनकी जो गुंडा, ये they crossed all limitation, all limitation. इसके ऊपर सीरियसली नोट लेना चाहिए। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये जो घटना घटी है ओंकार, इसमें संदेह होना लाजमी है, क्योंकि जिस दिन गवाही देने के लिए जा रहे थे उसी दिन ये हादसा हुआ है। अब ये हादसा हुआ है या फिर ये साजिश है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि भोलानाथ घोष कल कोर्ट पहुंच रहे थे, लेकिन वो सीबीआई वाला मामला यानी कि शाहजहां शेख का मामला नहीं था। वो 2022 साल में उसके खिलाफ यानी कि भोलानाथ घोष के खिलाफ एक मॉलेस्टेशन के आरोप लगा था। उसी सिलसिले में वो कल बसीरहाट कोर्ट जा रहे थे। तो इसी दौरान ये पूरी घटना हुई जब बयारमारी बोल के एक जगह है, बयारमारी से जब वो गुजर गए, उसके बाद एक ट्रक आके उसके पूरा गाड़ी को कुचल दिया।
तो जैसे कि देखा गया इस पूरी हादसा में भोलानाथ घोष के बेटे सत्यजीत घोष का मौत हो गया, उसके साथ साथ उनका ड्राइवर का भी मौत हो गया। हालांकि वो पीछे बैठे हुए थे इसलिए वो जान पे तो बच गए, लेकिन उसके बाद जैसे कि देखा गया है कि ये आरोप लगातार सामने आ रहा है कि भोलानाथ घोष ये पूरी मामला का चश्मदीद गवाह है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको मारने की कोशिश किया गया है। ऐसे ही बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहना है कि ये पूरी जांच फिलहाल के लिए चल रहा है, इस बारे में अभी बोलने का समय नहीं है। तो ये पुलिस पूरी जांच कर रही है। आज जैसे कि भोलानाथ घोष के साथ हम लोग का बातचीत भी हुआ है। भोलानाथ घोष ने कहा है कि आज वो पूरी जो मामले हुई है, यानी कि एक्सीडेंट का जो मामला हुआ है, ये पूरी केस वो आज दर्ज करवाएंगे, पुलिस के पास कंप्लेन भी दर्ज करवाएंगे। हालांकि अभी तक कोई कंप्लेन सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने सुओ मोटो केस करके ये पूरी जो घटना हुई है, पूरी जो दुर्घटना हुई है, इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। लेकिन ये तो बहुत ही एक आम सी बात है कि ये पूरी जो घटना हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये तो संदेह जरूर बनता है, क्योंकि भोलानाथ घोष इसलिए इसे आम घटना के तौर पर देखा नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अवधेश जी, अगर ये शाहजहां शेख के मामले में मुख्य गवाह नहीं होता और फिर ये हादसा हो जाता, वो अलग बात थी, लेकिन संदेश खाली के इस पूरी घटना का मुख्य गवाह ये है और इसका एक्सीडेंट हो जाना, बेटे की मौत हो जाना, ड्राइवर की मौत हो जाना संदेह पैदा करती है। जो ट्रक चालक था, ट्रक चालक को बताया गया कि शाहजहां शेख का आदमी ही था वो। अभी तक तो खबर यही आ रही है कि ट्रक चालक की पहचान हो गई है कि जो चला रहा था उसका था। देखिए, ये जो घटना है ये क्रमबद्ध है, इसलिए इसमें संदेह जाता है। जब जनवरी 2024 में ईडी की टीम गई थी वहां छापा मारने, तो 1000 से ज्यादा लोगों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम को वहां से भागना पड़ा था, उसको खदेड़ा गया और फिर सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुला करके फिर वहां छापा मारा गया। 1200 करोड़ की संपत्ति ईडी सीज कर चुकी है, जिसमें इनके तालाब भी हैं, जिसमें इनके कुछ जमीनें हैं, बाकी इनके बहुत सारी चीजें हो चुकी है। ये जार, जोरू और जमीन तीनों का ये मामला था और किस ढंग से वहां आदिवासी जनजाति महिलाओं का शोषण हुआ, उनके घरों पर कब्जे किए गए, उनकी बच्चियों को उठा करके और उनके साथ अय्याशी की गई। ऐसा भयानक मामला तो मैं समझता हूं किसी सरकार के, किसी व्यक्ति का जो सरकार से जुड़ा हुआ हो, भारत के इतिहास में 1-2 घटनाएं होती थी, लेकिन 2011 से 2024 तक लंबी घटना चल रही है, कोई छूने वाला नहीं है। तो यह जो इतना बड़ा वहां आदमी था, ये तो जाहिर है कि अगर ये मारने की कोशिश हुई है तो निश्चित रूप से संदेह गहरा होता है। और मैं तो मानता हूं कि यह केवल सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकती है और आने वाले समय में इसका भी खुलासा होगा कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिर भोलानाथ घोष तो डरे तो होंगे ना, 32 साल की बेटे की मृत्यु हो जाती है, ये भी एक बचे हैं तो ये संयोग ही है, कहिए ईश्वर का इनकी आयु थी, इस कारण ये बच गए हैं। तो इस प्रकार का एक्सीडेंट की बिल्कुल एक मारने वाला ही एक्सीडेंट हो और तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर की पुलिस जो है, कोई अभी इसकी जांच करनी है। ये अलग बात है कि अब सीबीआई के मामलों में है। देखिए, इसमें सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया हुआ है, जिसमें शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को। थाईलैंड से लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। थाई पुलिस की हिरासत से ये पहली तस्वीर सामने आई है। ये लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव लूथरा की हिरासत के बाद की ये पहली तस्वीर है। इस वक्त आप इस तस्वीर को देख रहे हैं। थाईलैंड में इन्हें हिरासत में ले लिया गया, बहुत जल्द इन्हें देश लाया जाएगा और फिर जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन गुनहगारों की ये पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। वो वक्त जब इनके क्लब में आग लग रही थी, जब इनका स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए और वहां मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब ये लूथरा ब्रदर्स क्या कर रहे थे? ये देश से भागने की जद्दोजहद कर रहे थे। वो अपनी टिकट बुक करवा रहे थे, वो थाईलैंड भाग रहे थे। हालांकि कानून के हाथ वाकई में लंबे होते हैं, ये घटना ये बताती है। थाईलैंड में इन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब इन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान से भागे थे, फुकेट में दबोचे गए हैं। थाई पुलिस की हिरासत से ये पहली तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और ये तस्वीर हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो ये सोचता है कि भारत में कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करने के बाद किसी दूसरे देश में जाकर वो अपने लिए संरक्षण प्राप्त कर लेगा, तब वो संरक्षण नहीं मिलेगा। अतुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल ही ये खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। अतुल,
ये तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त इंडिया टीवी की दर्शक। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अहम है जिस तरीके से ये दोनों भाई ये सोच रहे थे कि वो हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है। और ये फोटो जो आई है इसमें साफ देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट की ये फोटो है, यानी कि किसी भी समय अब इनको हिंदुस्तान लेकर आया जा सकता है। तो सरकार की एक बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से गोवा के बार के अंदर आग लगती है, 25 लोगों की मौत होती है और उसके बाद जैसा कि गोवा पुलिस लगातार बता रही थी कि वो आग से जूझ रही थी, लोगों को निकाल रही थी और उसी दौरान ये लोग थाईलैंड भाग जाते हैं, थाईलैंड की टिकट बुक कराते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो लगातार कई लोग ये मान रहे थे कि आखिर ये कैसे फरार हो गए, क्या इनको वापस हिंदुस्तान लेकर आया जा सकेगा या नहीं आया जा सकेगा। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने काम किया, एजेंसियों ने काम किया, उसके बाद लूथरा ब्रदर्स यानी गौरव और सौरभ लूथरा दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों इस समय थाईलैंड में एयरपोर्ट पर है और किसी भी समय उनको हिंदुस्तान लेकर आया जा सकता है। तो पूरी तैयारी, सरकार की कोशिश, एजेंसियों की कोशिश, गोवा पुलिस की कोशिश और इसके अलावा दिल्ली पुलिस लगातार जिस तरीके से गोवा पुलिस को असिस्ट कर रही थी। और जैसा कि हमने पहले बताया कि दोनों भाइयों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है और अब ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें दोनों भाई थाईलैंड पुलिस के साथ एयरपोर्ट पर दिख रहे हैं। तो जी, किसी भी अतुल एक और जानकारी आप दीजिएगा, चूंकि ये तो हम डिटेल दे ही रहे हैं दर्शकों को कि इनका पासपोर्ट भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर जो मामला चलाया जाएगा, पुलिस क्या तैयारी कर रही है, क्या चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, कल इन दोनों भाइयों की तरफ से रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उनको 14 दिन की एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। वो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान उनको हिंदुस्तान आने दिया जाए। लेकिन और इन्होंने ये भी दलील दी थी कि उनके 27 रेस्टोरेंट है, 27 मैनेजर है उनके, और ऐसे में वो हर जगह नहीं देख सकते, हर जगह कैसे वो जो मालिक है वो उनको देख सकते हैं। ये कोर्ट में दलील दी गई थी और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी। लेकिन क्योंकि अब दोनों भाइयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है, हिंदुस्तान उनको लाने की तैयारियां हैं, एजेंसी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। तो अब जब ये हिंदुस्तान आएंगे तो उस जो रोहिणी कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी उसकी कोई वो नहीं रह जाएगी। अब दिल्ली में क्योंकि एयरपोर्ट पर जब लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से इनको गोवा सीधा लेकर जाया जाएगा, वहां पर पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी और ये दिखाएगी कि कैसे ये दोनों भाई जो है कैसे लोगों की जान से खिलवाड़ किया, कैसे लोग मौके से वहां से फरार हुए। ठीक है, तो आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर संसद से जुड़ी हुई। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन है। आज संसद में एक बार फिर एसआईआर पर बवाल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार ने विपक्ष के सवालों का तो जवाब ही नहीं दिया। इससे पहले कल चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट करने का चैलेंज दिया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब में कहा कि उन्हें सदन में क्या बोलना है इसका क्रम वो खुद तय करेंगे। दरअसल कल चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में चर्चा हो रही थी और इसका समापन अमित शाह कर रहे थे। वो विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे, तभी राहुल गांधी ने अमित शाह को टोका। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा, एक शादी वाला, एक एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली, हर सवाल का जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने उन्हें फिर बीच में टोका और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती दी। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। 19 लाख वहां के फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था इसलिए उनका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम
वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, SIR क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। राहुल जी, कल ये पूरी बहस आपने भी देखी होगी, अवधेश जी आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी। अब राहुल गांधी जहां टोक कर जिन विषयों को उठा रहे हैं, ऑलरेडी क्रमवार अमित शाह उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया। देखिए, राहुल गांधी कभी भी नहीं मानेंगे कि उनके प्रश्नों का उत्तर जो है वो मिला है। दूसरी ओर देखिए, इस डिबेट में मैंने पहले भी कहा था आपकी शो में कि SIR पर जो है ना डिबेट संसद में अनर्थक है, मतलब उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो बॉडी है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक सॉवरेन मतलब अलग बॉडी है संविधान के अंतर्गत, और अगर कोई अनोमलीज हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई अनोमलीज नहीं होती, बात हम समझ अनोमलीज का जवाब जो है वो सरकार कैसे देगी? राहुल जी, एक विपक्ष के तौर पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, यहां से शायद वो जनता को समझा पाएंगे कि उनकी बातों में कितना दम है, क्या राहुल गांधी ने वो प्लॉट लूज कर दिया? देखिए, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उन्होंने दो अहम सवाल उठाए। एक उठाया उन्होंने सवाल कि जो कमेटी चूज करती है इलेक्शन कमिश्नर को, वो कमेटी जो है फ्लॉड है, उसमें जो है मेजॉरिटी जो है सरकार की है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा था कि उसमें जो इंटरिम उन्होंने अरेंजमेंट किया था उसमें ये कहा था कि चीफ जस्टिस रहे, आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया। अब ये सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने है इस वक्त, इसका जवाब सरकार नहीं दे सकती, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। पहला वो था। दूसरा था, आपने इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्शन दे दिया है, किसी भी उनके टेन्योर के दौरान उनके अगर कोई करते हैं तो उस कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये भी जो बात है, ये भी कौन तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है ना कि अच्छा ये इस तरह का जो आप लॉ लेके आए हैं ये सही है या गलत है। तो ऐसे में सरकार से ये सवाल पूछना, क्योंकि इसका पास जो है वो बड़ा साफ है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था, उससे पहले जो सारा सिस्टम था वो केवल ये था कि सरकार तय करेगी कौन इलेक्शन कमिश्नर होगा, प्रधानमंत्री इसकी जो है अनुशंसा करेंगे और प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने उसका फायदा भी उठाया, बाकी सरकारों ने भी उसका फायदा उठाया, उन्होंने अपने मन मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर्स रखे। तो ये जो सिस्टम है, अगर उस पर बात करते कि ये पूरा सिस्टम फ्लॉड है और हमने भी ऐसा किया, तब तो कुछ बात बनती। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रही हूँ, उस पर भी क्या हो रहा है कि इतनी पूरी बहस हो गई अवधेश जी, बात कहां पर अटक गई कि असंसदीय शब्द जो है वो अमित शाह ने कैसे बोल दिया। हालांकि उन्होंने माफी मांगी तुरंत संसद में, राहुल गांधी पिक नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुद्दे क्या होने चाहिए? नहीं, ये कोई राहुल गांधी की बात नहीं है कि वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो एजेंडा उठा रहे हैं, मुझे संदेह है और देश के लाखों लोगों को संदेह है, स्वयं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी संदेह है कि उनको उस मुद्दे की वास्तविक समझ भी है जिस प्रकार से वो चीजें उठा रहे हैं। क्योंकि एक बार चीजें स्पष्ट हो जाने के बाद उनको चुप हो जाना चाहिए या फिर दूसरे मुद्दे उठाना चाहिए। अब एक बार आपने SIR उठा दिया, चल रहे हैं। सरकार ने इसीलिए, क्योंकि SIR का मुद्दा एक तो चुनाव आयोग का है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो जाहिर है कि SIR पर संसद बहस करेगी तो उत्तर कौन देगा, इसलिए इसको चुनाव सुधार के लिए एक व्यापक चर्चा में लिया था जी। अब कल का डिबेट आप देखिए, एक एक बिंदु का उत्तर दिया गया और देश के सामने भी स्पष्ट हुआ। हम लोग तो खैर जानते ही थे कि आप जो कुछ भी डिमांड कर रहे हैं वो सब संविधान के तहत, व्यवस्था के तहत, कानून के तहत पहले से विद्यमान है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। फिर वो ये भी कह रहे हैं डिजिटल मशीन रीडेबल, पारदर्शी वोटर रोल, इन सब मामलों पर सरकार के पास एक शब्द नहीं है। अच्छा, देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल रहे। बंद कमरे में करीब 90 मिनट तक ये मीटिंग चली, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी। इससे जुड़ी हुई एक और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि शॉर्टलिस्ट नामों पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी ने उनकी जातियों का डिटेल मांगा है।
उन नामों में उनके प्रतिनिधित्व को भी जानने की कोशिश की है। फिर शॉर्टलिस्ट नामों पर डिसेंट नोट दिया और इसमें जो बात उन्होंने लिखी है वो आज के अखबारों में भी सुर्खियां बनी है। मैं इंडियन एक्सप्रेस खबर ही आज एसपी पढ़ रही थी और राहुल जी कह रहे हैं CIC सिलेक्शन मीट राहुल फ्लैग्स लैक ऑफ बैकवर्ड माइनॉरिटी नेम्स इन शॉर्टलिस्ट। वो ये कह रहे हैं कि शॉर्टलिस्ट नामों में सिर्फ एक नाम भी जो है वो सिर्फ एक OBC कैटेगरी का था। उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार सूचना के अधिकार को कमजोर करना चाहती है। देखिए वो आगे लिख रहे हैं ना, Rahul Gandhi recorded his dissent while pointing out that the shortlist lacked names of the scheduled caste, scheduled tribe, OBC, EBC and minority communities। अभी भी वो वहीं पर उनकी सुई अटकी हुई है। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत कुल 11 पद हैं, जिसमें से मुख्य सूचना आयुक्त समेत 9 पद खाली हैं और इन्हीं 9 पदों को भरने के लिए ये बैठक हुई थी। राहुल गांधी ने इसी पर अपना डिसेंट नोट दिया है। राहुल जी देखिए अभी भी उनका बेसिक ऑब्जेक्शन राहुल गांधी का ये है कि ऐसे कैसे कोई कमेटी है जिसमें जो है सरकार की जो मेजॉरिटी हो जाती है। देखिए अब इंफॉर्मेशन एक्ट के जो मुताबिक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक जो कमेटी है उसको इसी तरह से फॉर्म किया गया है कि प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा। यही कमेटी बनी हुई है। अब ये जो इंफॉर्मेशन आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है ये बीजेपी ने तो बनाया नहीं था, ये तो कांग्रेस ने बनाया। बिल्कुल ठीक बात है। तो तब आप उसके हिसाब से कर लेते कमेटी। लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाकी है, 8 पोस्ट खाली है जी। तो उसको भरना जरूरी है। और CVC पे भी बात हुई है, उसमें ऐसा नहीं है CVC के बारे में हमारे पास तो समय की कमी है, वरना इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती थी कि इस महामंथन में भी डिसेंट नोट किस पर आया है कि इसमें EBC क्यों नहीं, SC ST क्यों नहीं, OBC तो राहुल जी तो डिसेंट नोट ही देंगे ना। तय किस हिसाब से होगा? जाति के हिसाब से तय होगा या फिर क्वालिफिकेशन के हिसाब से तय होगा? कॉम्पिटेंस देखा जाता है, उसकी कास्ट नहीं देखी जाती। बहुत शुक्रिया राहुल जी, अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दमदार 10 में